1970 के दशक की एक सर्द, खामोश रात। दिल्ली के एक अत्यंत सुरक्षित सरकारी भवन में अचानक आपात संकेत जल उठता है। आधी रात के बाद एक सीलबंद लिफाफा सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाता है। कमरे में मौजूद अधिकारी जब वो रिपोर्ट पढ़ता है तो कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा और गहरा हो जाता है। रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान चुपचाप परमाणु बम बनाने की दिशा में निर्णायक प्रगति कर चुका है। ये सिर्फ एक खुफिया सूचना नहीं थी, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी थी। दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन बदल सकता था और इस बदलाव की आहट भारत तक समय रहते पहुंची, खुफिया तंत्र के माध्यम से। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1971 के युद्ध के बाद के दौर में लौटना होगा। उस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये घटना पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए गहरा आघात थी। उसी दौर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पाकिस्तान घास खाकर भी परमाणु बम बनाएगा। ये बयान भावनात्मक जरूर था, लेकिन इसके पीछे ठोस रणनीतिक सोच छिपी थी। पाकिस्तान समझ चुका था कि पारंपरिक युद्ध में भारत से बराबरी करना उसके लिए कठिन है, इसलिए उसने परमाणु हथियारों को संतुलन स्थापित करने के साधन के रूप में देखा। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल दी। पाकिस्तान के लिए यह स्पष्ट संकेत था कि यदि उसे सामरिक संतुलन बनाए रखना है तो उसे भी परमाणु क्षमता विकसित करनी होगी। इसके बाद पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को तेज गति मिली। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, अब्दुल कदीर खान। वे यूरोप में गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक से जुड़े संस्थानों में कार्य कर चुके थे। बाद में वे पाकिस्तान लौटे और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से जुड़े। पाकिस्तान ने कहूटा नामक स्थान पर एक अत्यंत गोपनीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसे बाद में खान रिसर्च लेबोरेटरी कहा गया। यही वो स्थान था जहां पाकिस्तान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया। 1990 के दशक के अंत तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी कि दक्षिण एशिया में परमाणु क्षमता वास्तविकता बन चुकी थी। मई 1998 में भारत ने पोखरण में पुनः परमाणु परीक्षण किए। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी चागई में अपने परीक्षण किए। दशकों से चल रही गोपनीय गतिविधियां अब सार्वजनिक हो चुकी थीं। इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि खुफिया युद्ध का असली उद्देश्य अक्सर प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं, बल्कि समय पर सही जानकारी प्राप्त करना होता है। उपलब्ध सार्वजनिक साक्ष्यों में ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि किसी विशेष मिशन में भौतिक रूप से परमाणु फाइलें जुराई गईं, लेकिन ये स्पष्ट है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को समझने और उसके अनुरूप तैयारी करने में खुफिया जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि सूचना की सटीकता और समयबद्धता से भी तय होती है। परमाणु कार्यक्रमों जैसी संवेदनशील गतिविधियों में तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 1970 और 1980 के दशक की घटनाएं यही दर्शाती हैं कि दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन केवल परीक्षण स्थलों पर नहीं, बल्कि खुफिया आकलनों और रणनीतिक निर्णयों में भी आकार ले रहा था। उस सर्द रात की चेतावनी से लेकर 1998 के परीक्षणों तक की यात्रा हमें ये समझाती है कि इतिहास की कई महत्वपूर्ण कहानियां पर्दे के पीछे लिखी जाती हैं। कुछ तथ्य सार्वजनिक होते हैं, कुछ दस्तावेज गोपनीय रहते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि इस दौर में जानकारी ही शक्ति थी और वही शक्ति भविष्य की दिशा तय कर रही थी। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कहूटा जैसे केंद्रों तक सीधी पहुंच संभव नहीं थी। न तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को अनुमति थी, न स्वतंत्र निरीक्षण को। परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीयता में संचालित हो रहा था। ऐसे में भारत को अपने खुफिया साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे सामान्यतः रॉ कहा जाता है, 1968 में स्थापित की गई थी। 1971 के युद्ध में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, लेकिन अब उसके सामने और भी जटिल चुनौती थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की सटीक जानकारी जुटाना आसान नहीं था। खुफिया जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं। मानव स्रोतों से मिलने वाली जानकारी, संचार माध्यमों की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण, ये सभी साधन उपयोग में लाए जाते हैं। उस समय उपग्रह तकनीक सीमित थी, इसलिए मानव स्रोतों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के वैज्ञानिक नेटवर्क और सप्लाई चेन पर निगाह रखी जा रही थी। यूरोप से उपकरणों और तकनीक की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था।
धीरे धीरे विभिन्न स्रोतों से संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान गैस सेंट्रिफ्यूज तकनीक के माध्यम से उच्च संवर्धित यूरेनियम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये जानकारी अत्यंत संवेदनशील थी। यदि ये कार्यक्रम सफल होता तो पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंच सकता था। पश्चिमी देशों में भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। अब्दुल कदीर खान के यूरोपीय संपर्कों पर निगरानी की खबरें सामने आईं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में ये उल्लेख हुआ कि उन्होंने विदेश से तकनीकी डिज़ाइन और जानकारी प्राप्त की थी। इन खुलासों ने यह स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का कार्यक्रम केवल स्थानीय प्रयासों तक सीमित नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह समझना आवश्यक था कि पाकिस्तान का कार्यक्रम किस चरण में है। उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों और विश्लेषणों से यह संकेत मिलता है कि भारत को पाकिस्तान की प्रगति के बारे में समय रहते जानकारी मिलती रही। इस जानकारी के आधार पर रक्षा और सामरिक रणनीति तैयार की गई। 1980 के दशक में दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक स्थिति जटिल हो गई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की उपस्थिति और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों ने क्षेत्रीय समीकरण बदल दिए। इस परिस्थिति में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। इसके बावजूद उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं बनी रहीं। इस अवधि में ये चर्चा भी सामने आई कि भारत ने कहूटा पर संभावित सैन्य कार्यवाही के विकल्पों पर विचार किया था। हालांकि ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया। इन चर्चाओं का उद्देश्य ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर मानी जा रही थी।